आज बात होगी सोनल गोयल जी के बारे में। 2008 बैच की आईएएस अधिकारी हैं, स्पेशल रेजिडेंट कमिश्नर हैं त्रिपुरा भवन की। उनसे जुड़ी और बहुत सारी ऐसी कहानियां, अनछुए पहलू, उनसे आज आपको रूबरू कराएंगे। जी हाँ, नौकरशाह या यूं कहिए कि अफसर शाही या अफसर देश के लिए कितना अहम रोल प्ले करते हैं, ये हम और आप सब जानते हैं। सारी व्यवस्थाओं को चलाते हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ 2008 बैच की आईएएस अधिकारी डॉक्टर सोनल गोयल हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, स्वागत है आपका। बड़ी जिम्मेवारी है मैम, रेजिडेंट स्पेशल रेजिडेंट कमिश्नर हैं त्रिपुरा की। हरियाणा में 4 बरस आपने काम किया। पहले तो इस जिम्मेवारी के बारे में बताइए। थैंक यू और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाल के अपने शो पे मुझे इनवाइट किया। नहीं, ये हमारे लिए बात है कि आपने हमें वक्त दिया। थैंक यू सो मच। और जैसा कि आपने अभी मेंशन किया, मेरे फिलहाल पोस्टिंग है स्पेशल रेजिडेंट कमिश्नर त्रिपुरा भवन अंडर गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा। तो मेरा जो ये प्रोफाइल है, मेरी जो जिम्मेवारी है यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहता है कि जितनी भी केंद्र सरकार में त्रिपुरा सरकार की ओर से जो लाइजन है, जो केंद्र सरकार से फंड्स रिलीज होता है विभिन्न स्कीम्स के अंदर, तो जितनी भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उसकी फंडिंग, जैसे कि हमें पता है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में 90:10 का जनरली फंडिंग पैटर्न रहता है। तो 90% केंद्र सरकार और 10% राज्य सरकार का पोर्शन रहता है। तो वो उसको फंड रिलीज को फॉलो अप करना, स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करना, यहाँ सारी विभिन्न डिपार्टमेंट्स में जो मीटिंग्स होती हैं उसमें मीटिंग में फॉलो अप करना, उसमें स्टेट की विषयों को रखना और स्टेट के हित के लिए जो बेनिफिशियल स्कीम्स हैं उसमें काम करना। और साथ ही साथ में यहाँ पे जो हमारे राज्य से एसोसिएटेड कुछ फेस्टिवल्स होते हैं, कुछ कल्चरल इवेंट्स होते हैं जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के द्वारा की जाती हैं, जैसे डोनर एक इम्पोर्टेंट विभाग है, एनईसी सेक्रेटेरिएट है, तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन लाइजन करना। साथ ही साथ में जैसे हमारा भवन में काम प्रोटोकॉल और लाइजन का भी रहता है। त्रिपुरा गवर्नमेंट के सीनियर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो हैं और सीनियर ऑफिसर्स हैं, उनका विजिट का लाइजन करना। और साथ ही साथ में भवन अपना एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्टैब्लिशमेंट है दिल्ली में रहते हुए, उस एस्टैब्लिशमेंट का देखरेख करना, ये भी हमारी यहाँ पे जिम्मेवारी है। निश्चित रूप से मैम ये बड़ी जिम्मेवारी है, लेकिन मैम को एक बड़ी चीज ये है कि नीति आयोग की तरफ से मतलब जो 25 महिलाओं के लिए खास तरह से उनके वेलफेयर के लिए काम करने के लिए जो 25 महिला हैं देश की जानी मानी, उनमें मैम शुमार हैं। मैम, खास महिलाओं से, खासकर बच्चियों से, हमने झज्जर में भी आप डीसी रहे, तो एक बहुत जो जमीनी स्तर पर लोगों तक पहुंचने की, उनकी भागीदारी की बात आपने वो जमीन पे करके दिखाया। हरियाणा का अनुभव, ये जो खास जुड़ाव महिलाओं और बच्चियों का है, इसकी वजह क्या है? मुझे लगता है कि हमारा देश, विशेष रूप से अगर हम हिस्ट्री की बात करें और जिस तरीके से समाज का जो एक इकोसिस्टम है जो प्रोग्रेस कर रहा है, उसमें आज भी ये जो ऐसा इशू है कि अगर हम गर्ल्स और महिलाओं के वेलफेयर की बात करें तो बहुत कुछ करने की अभी रिक्वायरमेंट है। इंडिया एक प्रीडोमिनेटली पेट्रियार्कल माइंडसेट की सोसाइटी को देखा है इंडिया ने, और पिछले कुछ सालों में बहुत इसमें बदलाव आ रहा है। और मेरी अब एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी लगभग 13 साल का मेरा एक्सपीरियंस हो गया। उससे पहले मैंने प्राइवेट सेक्टर में भी 2-3 साल काम किया। तो जो ये बदलाव है ये बहुत अच्छा है, लेकिन अभी काफी कुछ करने की जरूरत है महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए। आज भी ऐसी काफी जगह है हमारे देश में कि लड़कियों को हायर एजुकेशन प्राप्त करने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। उनको क्लास 12 तक स्कूलिंग चाहे वो कर लें, लेकिन ग्रेजुएशन जैसे पोस्ट जो कॉरेस्पॉन्डेंस है उससे कर ली जाए और उसके बाद उनकी शादी कर दी जाए। इस तरीके से पेरेंट्स का माइंडसेट है। बदलाव जरूर आ रहा है, लेकिन अभी भी हमारा जो प्रयास है उसके अंदर अगर सोसाइटी का जो प्रयास अगर जुड़ जाए, जैसे आपने बात की, झज्जर की बात करी, या मेरी जितनी भी पोस्टिंग्स रही है आज तक, चाहे मैंने त्रिपुरा में काम किया हो या हरियाणा में काम किया हो, मेरा प्रयास यही रहता है कि कम्युनिटी को पार्टिसिपेशन के माध्यम से उनको हम हर स्कीम और प्रोग्राम के साथ जोड़ें। और विशेष रूप से
जब तक हमारी मानसिकता में, जब तक हमारी सोच में बदलाव नहीं आएगा, तब तक हमारी जो सोसाइटी में जेंडर पैरिटी की हम बात करते हैं या विमेन एम्पावरमेंट की जो बात करते हैं, लैंगिक समानता की जो बात करते हैं, उसको हम अचीव नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोग्राम्स में, पॉलिसीज और स्कीम्स के अंदर कम्युनिटी को पार्टिसिपेशन को लाया जाए और साथ ही साथ में जन भागीदारी को लेते हुए उन पे डायरेक्ट बिहेवियरल चेंज लेके आए। ये इम्पोर्टेंट है कि वो जो स्कीम है वो सिर्फ फाइनेंशियल टारगेट नहीं, उसका जो एक बिहेवियरल इम्पैक्ट होना चाहिए उसको भी हम इंश्योर करें और उसके लिए कम्युनिटी मोबिलाइजेशन बहुत ज्यादा आवश्यक है। एक और बड़ी चीज है मैम, बेसिकली तो हरियाणा से, पानीपत से रिश्ता है, वहां से बिलोंग करती हैं। त्रिपुरा में 9 बरस जॉब की है, 4 साल हरियाणा के साथ गुजारे एक ब्यूरोक्रेट के तौर पे, एक बड़ी जिम्मेवारियों के साथ। मैम ये जो सामंजस्य है, और बंगाली भी बड़ी अच्छी बोलती हैं, ये जो सामंजस्य है बहुत अलग अलग हमारे देश का, ये मतलब अच्छी बात भी है कि अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग तरीका है सभी का। तो ये किस तरह से आप मतलब अंतर पाती हैं? त्रिपुरा, हरियाणा, काम की शैली में अंतर, लोगों में अंतर, तो ये जो समानता करने की जो कोशिश होती है कि ये चीज अंतर ना करे ब्यूरोक्रेट के लिए, सभी के लिए जो वेलफेयर की बात है वो करें, वो कैसे कर पाते हैं? देखिए, ये तो बिल्कुल बात ठीक है कि हर स्टेट का अपना एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप होता है और हर स्टेट का अपना एक पॉलिटिकल कल्चर है, हर स्टेट का अपना एक लोगों का रहने सहने का तरीका है। जैसे मैंने 2 राज्यों में अब तक काम किया, त्रिपुरा में और हरियाणा में। तो जैसे त्रिपुरा एक हिंदू बंगाली डोमिनेटेड स्टेट है और बहुत ही पीस लविंग और बहुत ही सोबर लोग हैं वहाँ की, बहुत ही मैं बोलती हूँ कि एक आपको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। और अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा भी इतना वाइब्रेंट स्टेट है और विशेष रूप से नॉर्दर्न इंडिया में हम अगर बात करें तो हरियाणा का जो कल्चर है, हरियाणा का जो हेरिटेज है, अभी रिसेंटली हम इंटरनेशनल गीता जयंती उत्सव को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो दोनों ही स्टेट्स की अपनी इतनी अच्छी खूबियां हैं। तो मैं अपने आप को भाग्यशाली भी मानती हूँ कि मुझे अपने सर्विस करियर में ऐसी जो डिस्टिंक्शंस हैं वहां पे रह के काम करने का मौका मिला। और जो अगर हम बात करें पब्लिक वेलफेयर की, तो उसके लिए मुझे लगता है 2 से 3 इम्पोर्टेंट बातें हैं जो कहीं भी आप रहेंगे वो आप अगर उसको लेके आने का कोशिश करेंगे तो आप सब जगह आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। पहली बात ये है कि आपको लोगों तक पहुंचना है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि एडमिनिस्ट्रेटर को कि उनके स्कीम क्या है, उनके डिपार्टमेंट की पॉलिसी प्रोग्राम क्या है जिसमें लोग बेनिफिट लें, वो उन तक पहुंचाना और सही जानकारी पहुंचाना और ऐसा मैकेनिज्म होना कि लोग भी अपनी समस्या जो है वो आप तक पहुंचाएं। आज के दिन में इतने डिजिटल इनिशिएटिव्स हो गए हैं कि लोगों को घर बैठते हुए ही अंडर ई-गवर्नेंस उनको अपने लैंड के बारे में भी जानकारी मिलती है। उनको कोई रजिस्ट्रेशन करानी है वो करा सकते हैं, कोई सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना है, चाहे वो बर्थ सर्टिफिकेट हो, चाहे मैरिज सर्टिफिकेट हो। तो मिनिमल ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट को मद्देनजर रखते हुए हर स्टेट ने अपने लेवल पे इतने सारे डिजिटल इनिशिएटिव्स लिए हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो हर स्टेट गवर्नमेंट और इवन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसको सपोर्ट किया जा रहा है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि लोग आपके साथ जुड़े, तो उसके लिए जो मैंने पहले भी बात बोली, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, और वो तभी आएगा जब आप खुद लोगों तक जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा यही सोचे, क्योंकि मैंने 2 जगह मेरा डीसीशिप मैंने किया, डिप्टी कमिश्नर रही मैं, त्रिपुरा में भी और हरियाणा में भी, झज्जर में मैं रही और फरीदाबाद में मैंने एज कॉर्पोरेशन कमिश्नर काम किया। तो ये जितनी भी आपकी फील्ड की जो मेरी पोस्टिंग्स रही, मैंने एक ही बात को महसूस किया कि आप अगर लोगों तक पहुंचाते हैं, अपनी बात पहुंचाते हैं, उनके बीच में जाते हैं, तो आपको बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा और लोगों का आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा, वो आप पे विश्वास करेंगे, ट्रस्ट डेवलप होता है और फिर आप जिले में, उस एरिया में एक टीम की तरह काम करते हैं। तो ये जो टीम स्पिरिट है, ये जो एक एस्पिरिट डी कॉर्प्स है, वो लोगों के साथ साथ आप जिस विभाग में कार्यरत हैं उनके कर्मचारी, उनके जूनियर ऑफिसर्स भी, उनके अंदर भी लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो डिपेंड करता है ऑफिसर की लीडरशिप के ऊपर कि वो कितना स्पेस दे रहे हैं अपने साथ जो ऑफिसर्स हैं उनको कितना स्पेस दे रहे हैं, उनको कितना ट्रेनिंग, उनका कितना हौसला अफजाई कर रहे हैं, कितना मोटिवेशन कर रहे हैं।
तो मुझे लगता है कि चाहे हम त्रिपुरा में काम करें या हरियाणा में काम करें या हम कोयम्बटूर में काम करें, तो एडमिनिस्ट्रेटिवली अगर हम पब्लिक वेलफेयर को इंश्योर करना चाहते हैं तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, टीम स्पिरिट, लीडरशिप एंड हमारा सबसे बड़ी जो बात है एक्सेसिबल होना, लोगों के लिए एक्सेसिबल होना, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है मेरे ख्याल से। बड़ी चीज बताइए। अमूमन ये होता है, हम लोगों के साथ तो ये होता है कि थोड़ा सा एरिया बदल गया तो हमें ऐसे लगता है कि बड़ा चैलेंज है, बड़ी चुनौती है। लेकिन ब्यूरोक्रेट जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि उनके लिए महत्वपूर्ण होता है कि जो योजना है, लोगों का जो वेलफेयर है वो महत्वपूर्ण होता है और वो अपने हिसाब से ढाल लेते हैं, इस चीज को चुनौती नहीं मानते हैं। मैम एक और बात कि अब एक यूथ आइकन के तौर पे हम अमूमन देखते हैं कि आप जिस तरह से एक्टिव रहते हैं, चाहे वो वेबिनार के जरिए हो, सेमिनार के जरिए हो, या इसके अलावा अब तो फिजिकली लोगों में जो पार्टिसिपेशन आप जिस तरह से करते हैं और मोटिवेट करते हैं, इसका मकसद क्या है, पहली बात। और दूसरी बात कि कितना अहम हो जाती हैं ये चीजें और लोगों को कितना आप मानते हैं कि ये उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है, खासकर युवाओं के लिए? मुझे ऐसा लगता है कि नागरिक होने के नाते हम सबका सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जो मेन मोटिव होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें हम अपने समाज का और अपने राष्ट्र का, अपने देश का क्या भला कर रहे हैं, उसमें क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मैं पहले प्राइवेट सेक्टर में रुझान मेरा था और जब मैं पढ़ाई कर रही थी तो मेरे को 3rd ईयर ग्रेजुएशन में मुझे सिविल सर्विसेज के बारे में पता लगा और तब तक मेरा माइंडसेट में यही था कि मैं प्राइवेट सेक्टर की ही नौकरी करूंगी। लेकिन जब मैंने इसके बारे में पढ़ा, मेरी फैमिली में पहले कभी किसी ने एग्जाम भी नहीं दिया था, पानीपत से हम बिलोंग करते हैं, फैमिली एक बिजनेस क्लास फैमिली है, तो किसी ने सोचा भी नहीं। लेकिन जब मेरे को इसके बारे में पता लगा, मुझे अंदर से ऐसा फील हुआ कि मुझे ये एग्जाम देना है, ये मुझे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देगा जिससे मैं लोगों से कनेक्टेड होंगी और समाज के लिए, देश के लिए कुछ कर पाऊंगी। मैं एक्चुअली अपनी लाइफ की जर्नी में ऐसे इंस्टांसेस रहे हैं और जब मैं प्रिपरेशन में थी तब भी कुछ लोग ऐसे थे, वो कहते थे, मेरे पापा को भी कहते थे कि क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं, शादी करो बेटियों की। मेरी बड़ी सिस्टर भी है, तो मेरे पापा कहते थे कि एजुकेशन एक ऐसा गिफ्ट है जो हमें बेटियों को देना चाहिए, बाकी ये आगे जाके क्या करेंगी ये इनकी खुद की मर्जी है। तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी। और जब मेरा सिलेक्शन हुआ तब उन्हीं लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेट किया। ले आइए उक्काया होम इन्वर्टर बैटरी। इसकी एडवांस ट्यूबुलर टेक्नोलॉजी देती है क्विक रिचार्ज एंड लॉन्गर बैकअप। उक्काया, नेवर स्टॉप इंडिया। तो मुझे ये लगता है कि आज के युवाओं के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो यही है कि उनको देश के प्रति देश प्रेम, राष्ट्र के प्रति देश प्रेम अपना होना चाहिए और उनके अंदर ये फीलिंग होनी चाहिए कि वी आर फॉर इंडिया एंड इंडिया इज फॉर अस एंड वी शुड डू आवर बेस्ट फॉर द नेशन। तो यही एक मोटिव है मेरा कि जो आपने वेबिनार्स और सेमिनार्स और लेक्चर की बात करी, और मैं यही कोशिश करती हूँ कि जो मैंने अपने कार्यकाल में अपने जीवन में सीखा है, अपने एक्सपीरियंसेस सीखे हैं, वो मैं यंग बच्चों के साथ शेयर करूँ और साथ ही साथ उनको अगर कहीं ना कहीं मैं मोटिवेट कर पाऊँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। काफी सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ में डिफरेंट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स अक्रॉस द कंट्री, मतलब सिर्फ यही नहीं कि नॉर्दर्न इंडिया में, सब जगह से मैंने कुछ वेबिनार्स, लेक्चर्स मैंने दिए हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आज के दिन में युवाओं के अंतर्गत
बहुत सारी एनर्जी है, वाइब्रेंसी है, इनोवेशन है। हमने देखा किस तरीके से कोविड-19 में देश में अलग अलग जगह पे हमारे युवा साथियों ने इनोवेशंस किए और उन इनोवेशन से पब्लिक को फायदा मिला। मैं लास्ट ईयर गुड़गांव में थी, तो गुरुग्राम में कुछ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज, पब्लिक स्पिरिटेड इंडिविजुअल्स, नागरिकों ने अपने लेवल पे जिस तरीके से लोगों की मदद करी, तो ये एक उदाहरण है कि हम आपस में मिलके साथ में रहकर कितना कुछ कर सकते हैं। तो कोशिश मेरी यही रहती है, प्रयास मेरा यही रहता है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं तक पॉजिटिव बातें जाएं, उनको मोटिवेट हम करें, उनको इंस्पायर करें। और जो एक बात होती है मेंटरिंग की, प्रोवाइडिंग देम एजुकेशन, प्रोवाइडिंग देम लीडरशिप क्वालिटीज, उनकी स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग, तो ये सब जो एक मुझे लगता है एक सामूहिक प्रयास है और इसी को मद्देनजर रखते हुए मैं ये सब अपनी जो छोटी छोटी कोशिश है उनको जारी रखती हूँ। नहीं मैम, ये छोटी कोशिश नहीं है, बड़ी कोशिश है, क्योंकि इतनी जिम्मेवारी में और इतना वक्त निकाल लेना और ये सोच अपने आप में बड़ी है कि युवा हमारी ताकत है, हमारे देश की जो एनर्जी है, ऊर्जा है, और उनको अगर सही दिशा में हम ले आते हैं तो निश्चित रूप से देश जिसकी हम कल्पना करते हैं उसी दिशा में चल पड़ेगा, उसी हिसाब से मजबूती होगी। मैं एक और बात कि हरियाणा में जब आप आए 4 साल पहले और त्रिपुरा में जब पहली बार ज्वाइनिंग के गए, मतलब पहली जिम्मेवारी की, अंतर क्या पाते हैं? मतलब ऐसा कोई एक्सपीरियंस जो त्रिपुरा का बिल्कुल अभी तक जहन में छपा हुआ है और हरियाणा में जैसे ज्वाइन करते हुए वो अलग? तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि अगर मैं त्रिपुरा में जब पहली बार गई थी तो 2009 में गई थी मैं, जून 2009 में मैंने ज्वाइन किया था। हमारी जो मसूरी लबासना में ट्रेनिंग होती है उसको कंप्लीट किया था। तो तब से अगर मैं अपने आप को, जब मैंने हरियाणा में ज्वाइन किया था जुलाई 2016 में, तो लगभग 7 साल से ज्यादा का मेरा कार्यकाल वहां पे मेरा रहा। तो अगर मैं अंतर की बात करूं तो अंतर ये है कि ऑफकोर्स जब मैंने हरियाणा ज्वाइन किया तो मैं एक कॉन्फिडेंट ऑफिसर थी, मुझे ऐसा लगता है। और 2009 से अगर मैं कंपेयर करूंगी तो 2009 में एक फ्रेश एंट्रेंट, और फ्रैंकली मैं एक ऐसी इंडिविजुअल थी जो कि कभी घर से बाहर मैं कभी स्टे नहीं किया था। मसूरी में जब ट्रेनिंग हुई वो मेरा फर्स्ट हॉस्टल था। तो उसके बाद सोचिए कि ऑल टुगेदर मैंने त्रिपुरा राज्य में ज्वाइन किया और मैं वहां अकेली मैं रही, तो वो ही एक बड़ा इनिशियल चैलेंज था मेरे लिए फ्रैंकली। लेकिन जिस तरीके से जो वहां अनुभव रहे, अलग अलग मेरी पोस्टिंग्स रही, मैं एसडीएम रही, उसके बाद मैं एडीएम रही, फिर मैं सीईओ अगरतला म्यूनिसिपल काउंसिल रही, उसके बाद फिर मैं सर्व शिक्षा अभियान में और लेबर डिपार्टमेंट में काम किया, फिर मैं डीएमएन कलेक्टर रही। अलग अलग जगह पे जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, मुझे लगता है कि मुझे एज एन इंडिविजुअल बहुत स्ट्रांग बनाया उन सारे एक्सपीरियंसेस ने, और उन सारे अनुभवों ने मुझे हरियाणा में डेफिनेटली हेल्प किया। और कोई ऐसा वाक्य स्पेशल तो नहीं मैं यहाँ बताना चाहूंगी, बट ये है कि हर पोस्टिंग में कोई ना कोई एक ऐसा अनुभव हमेशा रहता है कि जो आपके दिल के करीब हो। जब मेरी फर्स्ट पोस्टिंग अम्बासा में थी, मैं एसडीएम अम्बासा थी 2009-10 में, और 2010 अक्टूबर के आसपास मैंने अपने सब डिवीजन का जब टूर मैं कर रही थी, तो कुछ ऐसे एरियाज थे जिनमें उस टाइम पे, तो मैं 10 साल से लगभग पहले की बात कर रही हूँ, तो जहाँ पे कुछ किलोमीटर के आपको चलना ही पड़ेगा तभी आप उन लोगों तक पहुंच सकते हो। ट्राइबल इलाके में, वो ट्राइबल हैमलेट्स, विलेज कमिटीज बोलते हैं वहां पे, वहां लोग रहते थे। तो ऐसी कुछ 7 विलेज कमिटीज थी मेरे सब डिवीजन में। मैंने उनकी टूरिंग स्टार्ट करी, तो आपको लगभग 10 से 12 या 14 किलोमीटर ऑन फुट जाना होता था उन जगह जहाँ पे वो लोग रहते हैं। पारा बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, उन पारा तक पहुंचने के लिए। जब मैंने वो स्टार्ट किया तो शुरू में मेरी टीम हेजिटेंट थी, क्योंकि हम सुबह निकलते थे मॉर्निंग में 5 बजे 6 बजे वहां पहुंचते थे, फिर हम पूरा दिन स्पेंड करते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव कैंप लगाते थे, तो जितने लाइन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं उनको प्रेजेंट रहना होता था, और फिर हम शाम को वापस आते थे। तो थोड़ा टफ रहता था, लेकिन जब 2-3 बार हमने जाना शुरू किया उसके बाद टीम का भी सपोर्ट मुझे मिलने लगा, उनको भी अच्छा लगने लगा। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चेंज वहां हमने फील किया वो ये था कि वहां पे लोकल बीएसएफ, क्योंकि त्रिपुरा में लॉन्गेस्ट बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ, तो वहाँ बीएसएफ बहुत भारी मात्रा में तैनात है, बॉर्डर आउटपोस्ट है वहाँ बीएसएफ के। तो उन्होंने मदद की, हमारी बीएसएफ के जो बटालियंस थी, यूनिट्स थी, उन्होंने मदद करी, और हमने वहाँ पे आंगनवाड़ी सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सब सेंटर और स्कूल, उनको रेगुलर चलाने में उन्होंने हमारी मदद करी। और वो इस तरीके से करी कि जो वहाँ पे जो स्टाफ पोस्टेड था उनके रहने की
प्रॉब्लम, उनके रहने की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए वो लोग डेली आना जाना नहीं कर पाते थे। इसलिए ये जितने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस थे उनकी वर्किंग में प्रॉब्लम थी। हमने जब पीएसएफ से जब मैंने रिक्वेस्ट करी, फिर मैंने अपने डीएम सर से भी उनकी बात कराई, उन्होंने बहुत अच्छा हमें सपोर्ट किया। और ये सारी गवर्नमेंट मशीनरी के जो ऑफिसर्स हैं वो हफ्ते में 5-6 दिन वो वहां स्टे करते थे, वीकेंड पे वो अपने घर आते थे। और उन एरियाज में जो चेंज हमने देखा कि उनके स्कूल, उनके आंगनवाड़ी सेंटर, उनके हेल्थ सब सेंटर, उनको हम इफेक्टिवली देख पाए कि वहां पे लोग जा रहे हैं और वो वर्क कर रहे हैं। तो ये एक इनिशियल स्टेज में जो मुझे एक एक्सपीरियंस मिला, वो एक हैप्पीनेस मेरे को आज भी फील होती है कि ये हमने किया। बहुत टफ था क्योंकि छरा, मतलब कुछ छोटे छोटे छरा, नाला वाला क्रॉस करके, मैं उतनी ट्रैकिंग टाइप की मैं कभी नहीं थी, बट उन दिनों इट वाज लाइक अ मिनी ट्रैक फॉर अस एंड फॉर द एंटायर टीम। और एक और बात थी कि एक लेडी होने के नाते उनको थोड़ा थोड़ा हेजिटेशन शुरू में होता था, पता नहीं मैडम कैसे जाएंगी, तो मैं उनको कहती थी कि आप सब लोग साथ में हो तो हम कर लेंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं कि जो आप अपनी सर्विस में अलग अलग एक्सपीरियंसेस लेते हो, और जो लोगों का प्यार मिलता है, आई थिंक जो लोगों का सपोर्ट मिलता है, जो लोगों की रिस्पेक्ट मिलती है, हमारे एफर्ट्स उसके सामने बहुत कम है, मुझे लगता है। नहीं, ये आपके एफर्ट है मैम। जिस तरह से जो आप फैसला लेते हैं और उस पर आप अड़िग रहते हैं और लोगों के लिए करना चाहते हैं, तो ये टीम तो जुड़ती है, लेकिन एक लीडर का बड़ा अहम रोल होता है। ये जो मोदी जी से आप 2 बार मिले हैं, ये आप जगदीश देख पा रहे हैं वो तस्वीर? 2 बार प्रधानमंत्री जी से मेरी मुलाकात, मुझे एक्चुअली क्या बात कर रहे हैं? तो फर्स्ट टाइम मैं मिली थी दिसंबर 2014 में, जब मैं डीएम एंड कलेक्टर गोमती डिस्ट्रिक्ट थी। तो माननीय प्रधानमंत्री जी मेरे ही जिले में आए थे। आई वॉज फॉर्चुनेट टू गेट द प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड। और ओटीपीसी एक वहां पे पावर प्लांट है, तो ओटीपीसी पालाटाना पावर प्रोजेक्ट को नेशन को डेडिकेट करना था दिसंबर 2014। उसमें सर से मुलाकात हुई मेरी। और उसके बाद में जो सेकंड पिक्चर है वो है नवंबर 2016 की, उसमें प्रधानमंत्री जी आए थे फरीदाबाद में। तो मेरा अच्छा लक, मैं ये बोलूं कि मुझे मौका मिला कि सर के साथ मेरी थोड़ी सी इंटरेक्शन। वहाँ गोमती में मिले हैं वही? जी, टू सम एक्सटेंट। अच्छा। जी 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 जी। लेकिन इन सब विजिट्स में एक अच्छी बात ये रहती है कि आपको बहुत सारा सीखने को मिलता है, क्योंकि ये जितनी भी वीवीआईपी विजिट्स हैं, प्रोटोकॉल विजिट्स रहती हैं, इसमें आपका कोऑर्डिनेशन बहुत सारे डिपार्टमेंट और एजेंसीज के साथ होता है। और जब ये विजिट्स आप फ्लॉलेस ऑर्गेनाइज कराते हो तो उसका श्रेय सिर्फ आपको ही नहीं, आपकी पूरी टीम को है, क्योंकि उसमें आपके पुलिस विभाग भी आएगा, आपके स्टेट लेवल ऑफिसर्स भी आएंगे। जैसे अगर मैं पालाटाना की बात करूं तो उसमें ओटीपीसी जहां पे प्रोग्राम होना है उनका, फिर मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फिर जो प्रधानमंत्री जी की सिक्योरिटी है, एसपी जी, उनसे कोऑर्डिनेशन करना, तो बहुत एक एनरिचनिंग, एक लर्निंग एक्सपीरियंस रहता है। क्या एक आखिरी सवाल, सोनल गोयल जी की नजर में ब्यूरोक्रेट क्या है? मेरी नजर में ब्यूरोक्रेट एक वो अधिकारी है जिसको गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे रिसोर्सेज और माध्यम दिए गए हैं, और अगर वो चाहे तो वो बहुत कुछ कर सकता है पब्लिक वेलफेयर के लिए, समाज के लिए। मैं एक अपने आप को, मेरा आईएएस में सिलेक्शन हुआ, मैं सिविल सर्विसेज में है, मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट मानती हूँ। हर साल 10 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स प्रीलिम्स का फॉर्म भरते हैं, सिलेक्शन फ्यू हंड्रेड्स में होता है। तो मैं बहुत अपने आप को समझती हूँ कि भगवान ने ये जिम्मेवारी मुझे दी है। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिससे हम लोगों के लिए बहुत कुछ कर पाए। और मुश्किलें सब जगह आएंगी, ये हम अगर ये मान लें कि इसमें ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तो मुश्किल तो हर जगह है। वो प्राइवेट सेक्टर में भी है, वो आपकी जर्नलिज्म में भी होगा, वो पॉलिटिशियन के लिए भी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं है। लेकिन अगर हम ये मान ले, अगर हम ये ठान ले कि हमें ये काम करना है और ये काम हमें इसलिए करना है कि इससे ये भला होगा या इसका ये फायदा होगा, तो हमें उसको करने में हिचकिचाना नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट एक बात है कि जो आप डिसीजन ले रहे हो, आपके मायने में वो डिसीजन राइट होना चाहिए। यू आर मॉरली रिस्पॉन्सिबल टू योर ओन कॉन्शियस। हम जो भी डिसीजन ले रहे हैं, हम एक ब्यूरोक्रेट को हम ये मानते हैं कि उसमें एम्पैथी, कंपैशन
ये आवश्यक है होना। और साथ ही साथ में जो हम डिसीजन ले रहे हैं उसका इम्पैक्ट पब्लिक पे बहुत लार्ज स्केल पे होता है। तो हम हमेशा ये सोच के माने कि अगर हम जनता हैं तो हम सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं, अगर हम पब्लिक हैं तो हम ये क्या चाहेंगे कि हमारे ऑफिसर कैसे बिहेव करें, कैसे रिएक्ट करें या कैसे हमारी मदद करें। अगर हम ये अपने माइंड में ध्यान रखते हुए अगर हम अपना काम करेंगे तो मुझे लगता है कि जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी है वो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा होगा। और जो गुड गवर्नेंस की हम बात करते हैं वो गुड गवर्नेंस वुड बी एक्चुअली द गवर्नेंस विच इज मीटिंग द एंड्स ऑफ द पीपल इन द सोसाइटी। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बड़ी चीज है। तो आपने देख लिया होगा कि मैम शानदार अधिकारी तो हैं, बेहतरीन एक मोटिवेटर हैं, हजारों लाखों युवाओं को मोटिवेट करते हैं कि जिंदगी बहुत बड़ी चीज है, पहली बात। और दूसरी बात, देश सर्वप्रथम है। ब्यूरोक्रेट के लिए भी यही होता है कि राष्ट्र प्रथम है। जी करिए। एंड में बस मैं तो यही बोलना चाहूंगी कि जैसे आपने बोला कि राष्ट्र सर्वप्रथम है, जो आपने स्टार्टिंग में भी लाइन बोली, तो मैं भी अपनी विशेष रूप से युवाओं साथी और जितनी महिलाएं, जितनी लड़कियां ये प्रोग्राम देखेंगी उनको मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमको एक ही जीवन मिला है, देयर इज ओनली वन लाइफ विच वी हैव गॉट। तो आपको जो अच्छा लगता है उसको कीजिए, लेकिन हाँ उस चीज से किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। ये बात नहीं है कि किसी को आपको थप्पड़ मारना अच्छा लगता है तो आप वो करोगे, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। मेरा मतलब ये है कि जो चीज आपको अच्छी लगती है, जिस चीज से आपको खुशी मिलती है वो कीजिए। और हम अपने ऊपर विश्वास रखते हुए, विशेष रूप से लड़कियों के लिए मैं ये बात बोलना चाहती हूँ कि आप अपने हौसलों पे अपना विश्वास रखिए और अपने एफर्ट्स को 100% दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप अपने एफर्ट्स देते रहोगे और आपको सफलता कभी नहीं मिलेगी, कभी ना कभी आपको सफलता जरूर मिलेगी। और सोलंकी जी, एक और बात मैं बताना चाहूंगी कि कभी कभी मैं कुछ पोएट्री, पूरी पोएट्री कविताएं तो नहीं लिखती हूँ, उतना तो मेरा स्ट्रेंथ नहीं है, बट कभी कभी कुछ पंक्तियां मैं लिखती हूँ। तो जैसे अभी फिलहाल हाल ही में मैंने ये कुछ पंक्तियां मैंने लिखी जस्ट फॉर मोटिवेशन। जैसे खुद भी हम जैसे डिप्रेस होते हैं ना, तो कभी कभी ये लगता है कि सेल्फ मोटिवेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। कि जब भी आप निराश हो या आपको लगे कि आपसे नहीं होगा, जब भी आप निराश हो या आपको ऐसा लगे कि आपसे नहीं होना, आप उन लोगों को याद करना जिन्होंने जिंदगी में कभी ना कभी आपसे कहा होगा कि ये आपसे नहीं होगा। क्या बात। तो मैं एक्चुअली अपनी लाइफ की जर्नी में ऐसे इंस्टांसेस रहे हैं, और जब मैं प्रिपरेशन में थी तब भी कुछ लोग ऐसे थे, वो कहते थे, मेरे पापा को भी कहते थे कि क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं, शादी करो बेटियों की। मेरी बड़ी सिस्टर भी है, तो मेरे पापा कहते थे कि एजुकेशन एक ऐसा गिफ्ट है जो हमें बेटियों को देना चाहिए, बाकी ये आगे जाके क्या करेंगी ये इनकी खुद की मर्जी है। तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी। और जब मेरा सिलेक्शन हुआ तब उन्हीं लोगों ने कंग्रेचुलेट किया जिन्होंने शायद ये कहा था कि आपसे नहीं होगा। तो मैं ये बात हमेशा अपने माइंड में रखती हूँ, जहन में रखती हूँ कि ऐसे जो लोग जिन्होंने कभी आपको कहा होगा कि आपसे ये नहीं होगा, तो उन्हीं का आप माइंड में रखो और उनके लिए नहीं, लेकिन अपने आप के लिए अपने आप को प्रूव करते रहो। ये इम्पोर्टेंट है। उनके लिए नहीं करना, हमें अपने आप के लिए अपने आप को प्रूव करना है। अपने आप की प्रोग्रेस कैसी हो, नेशन की प्रोग्रेस कैसी हो, राष्ट्र प्रेम को हम कैसे आपस में एक दूसरे को कैसे जोड़ें, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। बेहद शुक्रिया मैम। तो यकीनी तौर पे सोनल गोयल जी ने जो कहा है कि आपके जहन में अगर राष्ट्र है, समाज है, उसका हित है, तो आपके जो कर्म होते हैं, आपके जो स्टैंड्स होते हैं, वो भी बहुत होते हैं। द ब्यूरोक्रेट में फिर हम एक नई शख्सियत के साथ देश की एक नई जिम्मेवारी से आपको मिलाएंगे। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।